हेलो एवरीवन, दिस इज़ एहसान सर। तो आज हम लोग क्लास 10th के नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं मैथमेटिक्स में। ओके, तो इसकी शुरुआत कुछ खूबसूरत लाइन से करने जा रहा हूँ मैं। ओके, आप लोग सुनो और मोटिवेट हो जाना, ठीक है। लिख अच्छा लगे तो लिख लेना। सफ़र में धूप तो बहुत होगी, जो चल सको तो चलो। सफ़र में धूप तो बहुत होगी, जो चल सको तो चलो। सभी है भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो। ओके, तो अब हम लोग कभी भी कोई नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो ऐसे ही कुछ मोटिवेशनल लाइन मैं आपको स्टार्टिंग में सुनाऊंगा। अगर आप लोगों को अच्छा लगेगा, अगर अच्छा लगता रहेगा तो कमेंट के जरिए बताना सर मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैं इसी तरह हर चैप्टर वाइज जब भी चैप्टर स्टार्ट करूंगा तो नया नया लाइन सुनाऊंगा। ओके, चलो। तो आप सभी का आपके अपने प्यारे चैनल उन्नति एहसान में स्वागत है, वेलकम है, खुशामदीद है। तो चलिए हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन 10th के मैथमेटिक्स में। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। देखो ये चैप्टर जो है मैं आपको बता दूं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो चैप्टर है वो अलग चैप्टर है। ओके, 10th क्लास में। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक अलग चैप्टर है, लेकिन बहुत चीज़ें इसके अंदर सिमिलरिटी है, बहुत सारी चीज़ सिमिलर है, सेम है। तो इसलिए मैं कभी भी पढ़ाता हूँ क्लास में तो सेकंड चैप्टर को और फोर्थ चैप्टर को मर्ज करके पढ़ाता हूँ, मिलाकर पढ़ाता हूँ। ओके, तो आप अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ लोगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ लोगे तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा, क्योंकि दोनों का तरीका सेम है, ठीक है, मेथड सेम है। चलिए पहले हम लोग पढ़ते हैं इसको क्या होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है कि इसका आपने 10th क्लास 9th क्लास में पढ़ा होगा थोड़ा सा भी। ओके, तो मैं उसको थोड़ा रिवीजन करवा देता हूँ, उसके बाद हम लोग सीधे पॉइंट पे आते हैं, ठीक है। मेरा आदत है कि मैं सब कभी भी कोई चीज़ पढ़ाऊंगा तो आपको पहले बेसिक दूंगा, ताकि आप लोग अगर 9th नहीं सही से पढ़े हो तो आप लोग को समझ में आ जाएगा पूरा चीज़। जो बच्चा 9th बिल्कुल नहीं पढ़ा है उसको भी मेरा लेसन समझ में आएगा। सो इसलिए चिंता मत करो आप लोग। ओके, डोंट वरी अबाउट दैट। जस्ट आप लोग खाली ध्यान दो, पढ़ो मैंने से, और एक एक लाइन को देखो। पढ़ने के लिए कभी भी बैठो तो मोबाइल को अपने पास रखो और कान में ईयरफोन लगा लो और स्टडी टेबल पे बैठो, बेड पे कभी बैठ के मत पढ़ो। ओके, कान में ईयरफोन लगा लो, कॉपी कलम लेकर बैठो और जो भी चीज़ होगा उसको नोट करना और पढ़ना। ओके, चलो आते हैं हम लोग मुद्दे पे। तो चलो, द्विघात बहुपद और द्विघात समीकरण हिंदी में बोलते हैं। हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए मैंने लिख दिया है, हिंदी में वाले बच्चे हिंदी में लिख लेंगे, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इंग्लिश में लिख लेंगे, ठीक है। चलो अभी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो मैं पढ़ाऊंगा आप मेरे लेक्चर को एक एक करके फॉलो करना। बुक का भी सॉल्व नहीं करना, बुक तब सॉल्व करना जब मैं बोलूंगा, जब चैप्टर में पूरा लेसन खत्म कर दूंगा ना तब बुक आप लोग सॉल्व करना, क्योंकि मैं इतना क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए यहाँ दूंगा कि आप इसी क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे, सारा बुक का क्वेश्चन इसी में आ जाएगा। ओके, सो मेरे हिसाब से पहले पूरा लेसन देख लेना, पूरा लेक्चर पूरा खत्म हो जाए, जब चैप्टर खत्म हो जाए तब जाके किताब को बनाना, तो देखना 100% बुक सॉल्व हो जाएगा। ओके, चलो तो आते हैं हम लोग। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। देखो क्वाड्रेटिक मतलब होता है स्क्वायर, क्वाड बना ही है स्क्वायर से जिसका पावर 2 हो। तो देखो अगर कोई भी इक्वेशन इस रूप में लिखा हुआ हो, जो मैंने फॉर्म लिख दिया, अगर इस शकल का लिखा हुआ हो, इस रूप में लिखा हुआ हो, इस फॉर्म में लिखा हुआ हो, तो उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस रूप का मतलब क्या हुआ, जैसे कि एक्स स्क्वायर वाला टर्म रहेगा, एक्स वाला टर्म रहेगा और एक विदाउट एक्स वाला टर्म रहेगा, उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैं थोड़ा इसको थोड़ा बड़ा करके जूम करके बताता हूँ आपको। ओके, चलिए ये देखिए। तो जैसे यहाँ एग्जाम्पल देखो, मैंने एग्जाम्पल ले रखा है। देखो एक्स स्क्वायर वाला टर्म है, एक्स वाला टर्म है और एक कांस्टेंट टर्म है, इसको कांस्टेंट टर्म बोलते हैं, बिना एक्स वाले को बोलते हैं कांस्टेंट टर्म। कोई ज़रूरी नहीं है कि एक्स रहेगा, एक्स की जगह वाई भी हो सकता है, जेड भी हो सकता है, एस भी हो सकता है, यू भी हो सकता है, टी भी हो सकता है, इट डजंट मैटर। ओके, तो वेरिएबल कोई भी हो सकता है, लेकिन वेरिएबल एक ही रहेगा। हमारे जो सिलेबस में वो एक ही वेरिएबल वाला पढ़ना है, ठीक है। तो एक्स वेरिएबल किसको बोलते हैं सर, एक्स को। एक्स जो हुआ जैसे, तो ये एक्स ही है ना, यहाँ पे भी एक्स, यहाँ पे भी एक्स, सिर्फ एक्स रहेगा, एक सिंगल वेरिएबल है ये, ठीक है। अब ध्यान देना आप लोग, गौर सुनना। अगर पावर 2 है, डिग्री 2 है, उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या फर्क है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या फर्क है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये है, और जब इक्वल टू 0 लगा देते हैं तो इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बस इतना ही याद रखना, इक्वल टू साइन लग जाता है ना उसको इक्वेशन बोल देते हैं, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये फर्क है दोनों में, कि इक्वेशन में और पॉलिनोमियल में। तो पॉलिनोमियल तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया, अब इसे इक्वल टू लगा दो, इधर कोई भी नंबर दे दो, जनरली 0 लगा दिया जाता है। ओके, तो उसको कहते हैं हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस है। चलो अब इंपॉर्टेंट चीज़ है सर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या क्या रहेगा। ओके, ध्यान देना, एक्स स्क्वायर वाला टर्म का रहना जरूरी है। क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल होगा, द्विघात बहुपद जो होगा, द्विघात समीकरण जो होगा, ओके, उसमें एक्स स्क्वायर का टर्म होना जरूरी है। एक्स स्क्वायर वाला रहेगा ही रहेगा। हाँ, एक्स वाला टर्म रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता है, एक्स स्क्वायर टर्म रहना जरूरी है। और x का पावर 2 है, यहाँ पे x का पावर 1 है, लेकिन बड़ा पावर कौन है, 2, तो उसको कहते हैं इसका डिग्री है। ये डिग्री इसका 2 होता है, हिंदी में बोलते हैं घात। तो बहुपद का घात द्विघात समीकरण का 2 होता है, तो आपको बोला जाएगा डिग्री 2 वाले इक्वेशन को क्या बोलते हैं, तो बोलो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, या ये बोल सकते हो आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो 2 डिग्री वाले को बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो 2 पावर भी है, 1 पावर भी यहाँ पर है और 0 पावर यहाँ पे x सी के साथ कुछ नहीं है, तो ठीक है। तो मैक्सिमम पावर कितना रहेगा, 2 रहेगा, तो इसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, अब इंपॉर्टेंट चीज समझो अच्छा से आप लोग, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में
पॉलिनोमियल को हम लोग पी एक्स लिखते हैं, पी एक्स एक्स में है तो इसलिए पी एक्स लिख दिया। पी मतलब पॉलिनोमियल, पी स्टैंड फॉर पॉलिनोमियल, ओके। बहुपद के लिए इस्तेमाल करते हैं, इंग्लिश में पॉलिनोमियल बोलते हैं बहुपद को, इसलिए पी बोला गया, पी एक्स, एक्स मतलब ओके। अब पी की जगह एफ एक्स भी हो सकता है, जी एक्स भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलो ये पॉलिनोमियल है, ओके, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखो ये एक्स स्क्वायर वाला टर्म है, ये एक्स वाला टर्म है, ये आपका कांस्टेंट टर्म है, इसको बोलते हैं कांस्टेंट टर्म, अचर पद, हिंदी बोलते हैं अचर पद, ठीक है, ध्यान देना। अब ध्यान दो अच्छा सा आप लोग कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक टर्म आपको समझाना चाह रहा हूँ। एक टर्म समझना है क्या सर? चलो क्या समझाता हूँ मैं, ध्यान देना आप लोग अच्छा सा। एक्स का वैल्यू 1 रखो, चलो इसमें इस क्वेश्चन में एक्स का वैल्यू 1 रख दो, 1 रखो, तो 1 रखो तो ये एक्स की जगह 1 का स्क्वायर, कभी भी वैल्यू रखना ब्रैकेट में रखना, ब्रैकेट को कभी मत भूलना, ब्रैकेट से बेवफाई महंगाई पड़ सकती है, ओके समझो, इसलिए सावधानी हटी दुर्घटना घटी, इसलिए ब्रैकेट देना जरूरी है। क्योंकि बच्चों को अक्सर मैं देखता हूँ ओवर स्मार्ट की वजह से बच्चे ओवर स्मार्ट बनते हैं, ब्रैकेट छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से कैलकुलेशन गलती हो जाता है। यहाँ पर तो ईजी है, क्योंकि अभी तुमको कम्प्लेक्स रहेगा कैलकुलेशन, तो ब्रैकेट देना भूलना नहीं, हमेशा याद रखना, ठीक है। ब्रैकेट देने का आदत डालो मैथमेटिक्स में, तो कन्फ्यूजन कम होगा। तो 1 का स्क्वायर 5 1 5 प्लस 6, तो 6 1 7, 7 में 5 गया तो 2, ओके, तो 2 बच गया, 2 आ गया, एक्स का 1 रखो 2 आ गया। अब चलो सुना अच्छा सुना, एक्स का 2 रखो, चलो 2 रखोगे तो 2 का स्क्वायर 4, यहाँ पर मैं रख रहा हूँ 2 का स्क्वायर 4, 5 इंटू 2 इंटू 6 ब्रैकेट में, तो 4, 2 का स्क्वायर 4, 5 10, 5 9 10, 6 हो गया, 6 प्लस 4 10, प्लस 10 माइनस 10 0 हो गया, प्लस 3 रख के देखो तो 3 का स्क्वायर यहाँ पर रखो, यहाँ पे ऊपर में 3 का स्क्वायर 3 9 और 5 3 15 15 और ये हो गया 6, तो 6 और 9 कितना हो गया 15, 15 प्लस 15 माइनस 15 0 0 आ गया। अब क्या बताना चाह रहा हूँ सर, मैं एक टर्म समझाना चाह रहा हूँ जिसका नाम है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, बहुपद का शून्यक, ओके। क्या मैं बोल रहा हूँ? जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। सर जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब क्या हुआ आप समझना चाहिए। जीरो मतलब इन्हें करना जीरो होता है, जीरो मतलब जीरो नहीं, यहाँ पे पॉलिनोमियल का जीरो की बात हो रही है, मैं पॉलिनोमियल की जीरो की बात कर रहा हूँ, हिंदी में बहुपद का शून्यक कहते हैं। पहले एक चीज समझो, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल को हम लोग रूट भी बोलते हैं, रूट इंग्लिश में रूट बोलते हैं, रूट याद ना बात को। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल को हम लोग रूट ऑफ द पॉलिनोमियल बोल सकते हैं, रूट बोलते हैं, ओके याद रखना बात को। तो जीरो और रूट है, हिंदी में बोलते हैं शून्यक और रूट बोलते हैं, रूट को बोलते हैं हिंदी में मूल। तो मैंने लिख रखा है यहाँ पे, देखो यहाँ पर लिख रखा है कहीं पे, देखो ओके जीरो, ओके जीरो लिखा हो ना, हाँ ये जीरो लिखा हुआ जीरो, और हिंदी में बोलते हैं इसको शून्यक, ओके। और रूट बोलते हैं इंग्लिश में, इसका एक और नाम है रूट, तो हिंदी में इसको बोलते हैं मूल, मैंने लिख दिया है। सो मतलब याद ना, आप किसको बोलोगे सर जीरो, तो देखो एक्स का वैल्यू 1 रखा तो आंसर कितना आया 2, एक्स का 2 रखा तो आंसर कितना आया 0, एक्स का 3 रखा तो वैल्यू कितना आया 0। तो इस जिस वैल्यू पर, मेरी बात मैं रिपीट कर रहा हूँ, मेरी बात को गौर सुनना, एक्स के जिस वैल्यू पर पूरा पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 आ जाए, ओके, उसको बोलते हैं जीरो। क्लियर हो गया? यहाँ पे 1 रखने पे 0 आया कि 2 रखने पे 0 आया? 1 रखने पे तो 0 नहीं आया, 1 रखने पे तो आंसर 2 आया है। तो 1 रखने पे 2 आया, आंसर 0 नहीं आया है, तो 1 को बोलेंगे 1 0 नहीं है, 1 0 नहीं है इस पॉलिनोमियल का, इस पॉलिनोमियल का 1 जो है 0 नहीं है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, लेकिन 2 0 है। 2 किस लिए 0 है सर? क्योंकि 2 रखने पे आंसर कितना आया 0। तो मेरी बात सुनना, जीरो को जीरो नहीं बोलते हैं, पॉलिनोमियल के जीरो का मतलब ये होता है कि एक्स का वो वैल्यू, वेरिएबल का वो वैल्यू जिसको पुट करने पे आंसर 0 आ जाए। तो एक्स के जिस वैल्यू पर 0 आएगा उस वैल्यू को बोलेंगे 0, चाहे वो 0 खुद 0 क्यों ना हो, उससे मतलब नहीं है। देखो 2 रखने पे आंसर 0 आ गया, तो 2 को बोलेंगे 0, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, मतलब इस पॉलिनोमियल का 0 है, ये शून्यक है, 2 इस बहुपद का शून्यक है, क्योंकि 2 रखने पे आंसर 0 आ गया, ओके। 3 रखने पे भी 0 आया, इसलिए 3 भी 0 है, तो 3 भी 0 है, 2 भी 0 है, लेकिन 1 0 नहीं है इस पॉलिनोमियल का। तो इस पॉलिनोमियल का 1 तो 0 नहीं है, लेकिन 2 और 3 जो है 0 है। इसका मतलब मैं समझा रहा हूँ, बहुत डिटेल से आप लोग अच्छा से समझो, ठीक है। 0 क्या होता है समझ में आ गया? अब कभी कभी क्या होगा कि ये मेरी बात सुना, बच्चा लोग कन्फ्यूज होता है, सर 0 मतलब तो 0 होता है, ये वाला 0। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, बहुपद का शून्यक, उसको बोलेंगे, एक्स के उस वैल्यू को बोलेंगे जिस पर आंसर 0 आ जाए। तो देखो 1 रखने पर आंसर 0 नहीं आया, तो 1 को बोलेंगे 1 0 नहीं है, 1 इज नॉट अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, ओके। 2 रखने पे आंसर 0 आ गया, तो 2 0 है इस पॉलिनोमियल का, इस बहुपद का। 3 रखने पे 0 आ गया, इसलिए 3 भी पॉलिनोमियल है, 0 है इस पॉलिनोमियल का, ठीक है। पॉइंट क्लियर? तो x का जिस वैल्यू को पुट करने पे आंसर 0 आ जाए, तो x के उस वैल्यू को बोलते हैं 0, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, हिंदी में शून्यक बोलते हैं, या रूट ऑफ द पॉलिनोमियल भी बोल सकते हैं, हिंदी में उसको मूल बोलते हैं, मूल, ओके। अब वो x का वैल्यू खुद 0 हो या ना हो उससे मतलब नहीं है, वो x का वो वैल्यू जो 0 की बात कर रहा हूं मैं, वो खुद 0 भी हो सकता है, 0 नहीं भी हो सकता है, ओके। जिस वैल्यू को रखने पे आंसर 0 आ जाए उसको बोलते हैं पॉलिनोमियल। मैं कंफ्यूज नहीं कर रहा हूं, तुमको आराम से समझो, बस हो गया। x के जिस वैल्यू को रखने पे 0 आ जाए आंसर, उसको बोलते हैं जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। वो खुद 0 हो या ना हो उससे कोई मतलब नहीं है, आंसर उससे 0 खाली आना चाहिए, बात खत्म।
ठीक है, अक्सर बच्चा कन्फ्यूज है, जीरो मतलब जीरो होता है, नहीं, पॉलिनोमियल का जीरो का मतलब होता है कि एक्स का वो वैल्यू जिसको इनपुट करने पर आंसर जीरो आ जाए। चलो जीरो समझ में आ गया, मैंने यहाँ लिख दिया, तो लैंग्वेज लिख दिया, ध्यान देना अच्छा सा। ओके, अच्छा समझो, एक एक बात को मैं रिपीट करता हूँ। वन इज नॉट अ जीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। ओके, वन इज नॉट अ जीरो और रूट, जीरो को रूट भी बोलते हैं, ऑफ पी एक्स। पी एक्स नाम दिया गया, पॉलिनोमियल का नाम पी एक्स दिया था मैंने, कोई दिक्कत नहीं है। एंड 2 and 3 आर जीरोज और रूट्स ऑफ द पी एक्स, मैंने लिख दिया। 2 और 3 रखने पर आंसर जीरो आ गया था, इसलिए 2 और 3 को बोलेंगे कि वो रूट्स और जीरोज है इस पी एक्स का। हिंदी में बोलते हैं वन पी एक्स का एक शून्यक नहीं है या मूल नहीं है, और 2 और 3 पी एक्स का एक शून्यक या मूल है। हिंदी मीडियम वाले बच्चे हिंदी में लिख लेना, ठीक है। चलो समझ में आ रहा है आप लोगों को, तो जीरो समझ में आ गया। अब बताओ इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन है, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में पावर कितना होता है, डिग्री कितना होता है, दो। मैक्सिमम पावर को डिग्री बोलते हैं, जो बड़ा पावर होता है, लार्जेस्ट पावर, उसको डिग्री बोलते हैं। तो एक्स के, मेरी बात सुना, एक्स का जीरो क्या निकला है इसमें, एक्स का जो वैल्यू होगा जिसमें आंसर जीरो आएगा। ओके, तो एक्स का वैल्यू क्या निकला है यहाँ पे, दो ठो, तो दो जीरो है इसका, इस पॉलिनोमियल का कितना जीरो है, दो। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मैक्सिमम दो जीरो होता है, कितना जीरो होता है, मैक्सिमम दो जीरो। मेरी बात सुना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मैक्सिमम कितना जीरो होता है, दो जीरो होता है मैक्सिमम। एक भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम कितना होता है, दो। जितना डिग्री रहेगा उसका इक्वेशन, जितना डिग्री होता है उतना ही जीरो होता है मैक्सिमम। ओके, समझ आया, 2 डिग्री है तो 2 जीरो, 3 डिग्री है तो तीन वाले को क्यूबिक बोलते हैं, तो क्यूबिक की बात हम लोग अभी नहीं करेंगे, हम लोग क्वाड्रेटिक की बात कर रहे हैं अभी। ओके, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मैक्सिमम जीरो क्या होगा, दो। कितने होंगे जीरो, दो। मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज 2। ओके, पॉइंट क्लियर। चलो, द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या मैक्सिमम कितनी होगी, दो, महत्तम दो होगी। पॉइंट क्लियर। चलो एक एक बात को सुनो, समझ में आ जाएगा। अब मैंने यहाँ लिख रखा है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो दो जीरो होगा उसका नाम रखा गया है अल्फा और बीटा। क्या नाम रखा गया, जल्दी बोलो, क्या नाम रखा गया बाबू, ग्रीक लेटर है ये, ग्रीक यूनान का एक लेटर है, यूनानी भाषा का इस्तेमाल होता है अल्फा बीटा। ओके, तो अल्फा बीटा, तो एक एक्स का वैल्यू निकला था, यहाँ पर जीरो क्या हुआ निकला था, दो जीरो निकला था, ये निकला था, ये 2 भी जीरो है, 3 भी जीरो है इस पॉलिनोमियल का, क्योंकि आंसर जीरो आया था। तो उसको एक को बोल देंगे अल्फा, दूसरा को बोल देंगे बीटा, किसी को अल्फा बीटा बोलो चलेगा। तो इसको बोलते हैं अल्फा, इसको बोलते हैं बीटा। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मैक्सिमम कितना जीरो होता है, दो। तो एक को बोलेंगे अल्फा और दूसरा को बोलेंगे बीटा। बेटा नहीं, बेटा नहीं बोलना, बेटा नहीं है ये, बीटा है, बीटा। मैं लिख रहा हूँ, हिंदी में लिख रहा हूँ, बीटा, बेटा नहीं है, अभी मत सोचो बेटा का। ओके, चिंता नहीं करो ठीक है, दिस इज बीटा, अल्फा एंड बीटा। सोचो कि बाल बच्चे का नाम अगर किसी लड़का लोग का नाम रखा जाए अल्फा बीटा, मज़ा आ जाएगा। तुम लोग भी अगर सोच रहे हो, बाल बच्चा हो ना, बेटा या बेटी, तो उसका नाम रखना अल्फा बीटा, बहुत अच्छा नाम है, सुनने में बहुत मज़ा आएगा। सही में बोल रहा है नहीं, अल्फा और बीटा, तो अल्फा बीटा। चलो ठीक है, बेटा नहीं है, बेटा मत बोलना, ठीक है। चलो, तो एक एक्स के वैल्यू को बोलेंगे अल्फा, एक को बोलेंगे बीटा। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का दो जीरो होता है, एक को बोलते हैं अल्फा, एक को बोलता है बीटा। तो ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया, किसी को अल्फा बीटा बोल दो चलेगा। पॉइंट क्लियर। चलो, तो ये भी समझ में आ गया। अब ये जीरो का मतलब क्या होता है सर, जीरो मतलब कि एक्स के इस वैल्यू को इसमें रखने पर आंसर क्या आ जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये फॉर्मूला हो गया, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ओके, तो अल्फा रख देंगे एक्स की जगह, तो अल्फा रखने पर आंसर क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। बीटा रखने पर आंसर क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। ये फॉर्म डेफिनेशन हो गया जीरो का, टेंशन मत लेना। ओके, ये डेफिनेशन हो गया जीरो निकालने का। चलो, तो अल्फा बीटा समझ में आ गया। चलो, अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेरे हिसाब से समझ में आ गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स स्क्वायर वाला टर्म होगा। पॉइंट क्लियर। एक एक्स वाला टर्म होगा और एक विदाउट एक्स वाला टर्म होगा, जिसको कांस्टेंट टर्म बोलते हैं, ठीक है। एक्स वाला टर्म, एक्स स्क्वायर वाला टर्म बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक्स स्क्वायर रहेगा तो ही क्वाड्रेटिक है, एक्स स्क्वायर नहीं रहेगा तो क्वाड्रेटिक तो होगा नहीं। जैसे एग्जांपल के तौर पर देख लो, मैंने लिख दिया 2x + 5। ओके, इसमें एक्स स्क्वायर टर्म है नहीं है, तो ये तो क्वाड्रेटिक नहीं है, इसको लिखते हैं लीनियर इक्वेशन, क्योंकि पावर एक है, लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं इसको, लीनियर पॉलिनोमियल, रैखिक बहुपद, एक पावर वाले को बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। तो उसके बारे में डिटेल से अलग से पढ़ेंगे। ओके, अभी हम लोग का सिलेबस क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल समझ में आ गया। चलो, उसमें मैंने क्या समझाया अभी, जीरो। अब आप सुना, 3 टाइप का क्वेश्चन होगा इसमें, 3 टाइप का क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो सकता है। देखो 3 टाइप, ध्यान देना आप लोग। सर कैसे 3 टाइप का होगा, तो जो फार्मूला आपके पास है मैं बता रहा हूँ, अच्छा समझना, अच्छा सा लोग समझना। ओके, ये फार्मूला है आपके पास, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला क्या होता है, फॉर्म क्या होता है, ये होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्म। ओके, अब ध्यान देना अच्छा से आप लोग, जो ये है एक्स स्क्वायर वाला टर्म, ध्यान देना, एक्स स्क्वायर वाला टर्म तो रहना जरूरी है। ऐसा हो सकता है कि एक्स वाला टर्म भी हो, एक्स स्क्वायर वाला टर्म भी हो, एक्स वाला टर्म भी हो, विदाउट एक्स वाला टर्म भी हो। एक्स स्क्वायर वाले टर्म को बोलते हैं हम लोग एक्स, ए जो है ए को बोलते हैं एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, बी को बोलते हैं एक्स का कोफिशिएंट, सी को बोलते हैं कांस्टेंट टर्म, अचर पद। ओके, कोफिशिएंट मतलब गुणांक। एक्स स्क्वायर के साथ जो लिखा रहेगा उसको बोलेंगे क्या, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ए लिखा हुआ ना, ए एक्स स्क्वायर के साथ जो भी लिखा रहेगा उसको बोलते हैं एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। हिंदी में बोलते हैं एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर के साथ जो लिखा रहेगा।
एक्स के साथ जो लिखा रहेगा उसको बोलेंगे एक्स का कोफिशेंट, ओके। हिंदी बोलते हैं एक्स का गुणांक, जैसे यहाँ बी है। और जो अकेला रहेगा एक्स विदाउट एक्स वाई वाला, जो भी है बिना एक्स वाई वाला, बिना वेरिएबल वाला, उसको बोलते हैं कांस्टेंट टर्म। हिंदी बोलते हैं अचर पद। क्या बोलते हैं? अचर पद। क्लियर रहेगा बात? चलो अच्छा सुनो। अब क्या होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 3 टाइप का आपको दिखाई देगा। ये एक्स स्क्वायर तो रहना जरूरी है। हो सकता है कि एक्स वाला टर्म ना हो, एक्स वाला टर्म ना हो, ओके, यानी कि बी जीरो एक्स वाला टर्म ना हो, यानी बी जीरो, ठीक है। और एक हो सकता है कि एक्स स्क्वायर वाला टर्म भी हो, एक्स वाला टर्म भी हो और कांस्टेंट टर्म भी हो। तो पहला टाइप मैं पढ़ा रहा हूँ कि तीनों हो। एक्स स्क्वायर का रहना बहुत जरूरी है। एक्स स्क्वायर तब रहेगा जब ए का वैल्यू जीरो ना हो। अगर ए का वैल्यू जीरो से गुणा करोगे तो जीरो मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर खत्म हो जाएगा, क्वाड्रेटिक रहेगा ही नहीं। क्वाड्रेटिक रहने के लिए, द्विघात रहने के लिए एक्स स्क्वायर के गुना में कुछ ना कुछ होना चाहिए। 1 -2 -3 5 कुछ भी होगा, लेकिन जीरो नहीं होगा। तो ए का वैल्यू जीरो नहीं हो सकता है, पहली बात तो ये है। और उसके बाद एक्स वाला टर्म रहेगा और अचर पद रहेगा, इन कांस्टेंट टर्म रहेगा। तो देखो तीनों जीरो ना हो, तीनों जीरो, ये तो रहना ही है, शर्त है ये, ओके। अब बी भी जीरो ना हो, सी भी जीरो ना हो। एग्जांपल के तौर पर ये क्वेश्चन मैंने एग्जांपल जो लिया, देखो एग्जांपल इसमें बताओ, एक्स स्क्वायर के गुना में क्या है? ए किसको बोलेंगे? ए बोलेंगे जो एक्स स्क्वायर के साथ लिखा रहेगा, ओके, उसको बोलेंगे ए। तो एक्स स्क्वायर के साथ क्या लिखा हुआ है मल्टीप्लाई में? कुछ नहीं लिखा होता, 1 लिखा हुआ, तो उसको बोलेंगे ए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर के साथ जो लिखा रहेगा उसको बोलते हैं एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। जो एक्स के साथ लिखा रहेगा उसको बोलेंगे एक्स का कोफिशिएंट, ओके। बी का वैल्यू बी बोलते हैं उसको, एक्स का कोफिशिएंट को हम लोग बी बोल देते हैं। और जो अकेला लिखा होता है जिसमें एक्स और वाई नहीं होता है उसको बोलते हैं कांस्टेंट टर्म, अचर पद। तो सी हो गया, उसको सी बोलते हैं। तो यहाँ ना तो ए जीरो है, ना बी जीरो, ना सी जीरो है। तो इस टाइप का एक क्वेश्चन होगा, तीनों रहेगा उसमें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, यही हमको ज़्यादा पढ़ना है। तीनों रहेगा उसमें, एक्स स्क्वायर वाला टर्म भी रहेगा, एक्स वाला टर्म भी रहेगा और कांस्टेंट टर्म भी रहेगा। तीनों जीरो नहीं होना चाहिए, ना तो ए जीरो, ना तो बी जीरो, ना तो सी जीरो। ए तो कभी जीरो हो ही नहीं सकता क्वाड्रेटिक के लिए, ठीक है, ये बात को याद ना। टाइप 2 में आ जाओ। टाइप 2 में क्या है? ए जीरो तो ना हो, ए तो जीरो नहीं होगा, 100% है, लेकिन बी जीरो हो। बी जीरो मतलब क्या हुआ कि एक्स वाला टर्म ना हो, एक्स वाला टर्म, बी किसको बोलते हैं? एक्स के साथ जो लिखा हो उसको बी बोलते हैं, ठीक है। तो देखो एक्स वाला टर्म ना हो, तो देखो तो यहाँ पर क्वेश्चन में देखो तो 9x² -25, बताओ एक्स वाला टर्म इसमें है? नहीं है। ए का वैल्यू कितना? 9, क्योंकि ए किसको बोलते हैं? एक्स स्क्वायर के साथ जो लिखा रहेगा उसको बोलेंगे ए, और एक्स के साथ जो लिखा रहेगा उसको बोलेंगे बी। तो एक्स के साथ तो कुछ है नहीं, एक्स है ही नहीं, तो बी का वैल्यू जीरो। और ये कांस्टेंट टर्म हो गया -25, क्लियर हो गया। तो इसमें बी जीरो है, यानी कि एक्स वाला टर्म नहीं है। तो आम भाषा में बोलो, सिंपल वर्ड में बोलो कि एक्स वाला टर्म ना हो तो सेकंड टाइप में चला जाएगा। फर्स्ट टाइप में क्या हुआ? तीनों रहेगा, तीनों जीरो नहीं होना चाहिए। एक्स स्क्वायर वाला टर्म भी होना चाहिए, ओके, एक्स स्क्वायर वाला टर्म भी होना चाहिए, एक्स वाला टर्म भी होना चाहिए और कांस्टेंट टर्म भी होना चाहिए। सेकंड टाइप में क्या होना चाहिए कि एक्स स्क्वायर वाला टर्म तो रहना ही चाहिए, लेकिन कांस्टेंट टर्म होना चाहिए, लेकिन एक्स वाला टर्म ना हो, एक्स वाला टर्म ना हो। सेकंड टाइप में उसको बी जीरो होना चाहिए, उसका कोफिशिएंट एक्स का जीरो होना चाहिए, बात खत्म, ओके। तीसरा हो गया आपका, देखो तीसरा में क्या करना है कि ए तो जीरो कभी नहीं होगा, एक्स स्क्वायर टर्म हो, बी जीरो ना हो, लेकिन कांस्टेंट टर्म जीरो हो जाए, कांस्टेंट टर्म जीरो हो जाए। जैसे कि एक्स स्क्वायर वाला टर्म भी हो और एक्स वाला टर्म भी हो, देखो ना, एक्स स्क्वायर वाला भी टर्म है, एक्स वाला भी टर्म है। क्वाड्रेटिक होने के लिए एक्स स्क्वायर का टर्म का होना जरूरी है। मेरी बात को दिमाग में बैठा लो, गांठ बांध करके, ठीक है, गांठ बांध लो, पल्लू बांध लो, ठीक है। क्या बोल रहा हूँ मैं कि क्वाड्रेटिक होने के लिए एक्स स्क्वायर का टर्म होना जरूरी है, ओके। चलो, तो ए नॉट इक्वल टू जीरो, बी नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि एक्स स्क्वायर नॉट इक्वल टू जीरो नहीं, कि एक्स वाला टर्म होना चाहिए। आम भाषा में बोलो कि एक्स स्क्वायर वाला टर्म भी होना चाहिए, एक्स वाला टर्म भी होना चाहिए, लेकिन कांस्टेंट टर्म नहीं होना चाहिए। कांस्टेंट टर्म जीरो, देखो ना, ए का वैल्यू ना 4, बी का वैल्यू 8 और सी नहीं है इसमें, कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो कुछ नहीं, तो जीरो, ठीक है। सॉरी, समझ आया कि नहीं आ गया? बहुत ईजी है कि नहीं है? ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल, ओके। चलो, यू ऑल अंडरस्टैंड। तो दिस इज वेरी इजी। 3 टाइप का हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन को 3 टाइप में हम लोग ने बांट दिया। क्या क्या कि एक्स स्क्वायर वाला टर्म भी हो, एक्स वाला टर्म भी हो और कांस्टेंट टर्म भी हो। मेरे साथ रिपीट करो, तुमको मेरी कसम है, रिपीट करो। चलो, रिपीट नहीं करोगे तो तुमको मैं गाली दूंगा, स्पेशल गाली, ठीक है। चलो दुआ होगा, वो गाली नहीं होगा, दुआ होगा। चलो देखो, तो एक्स स्क्वायर का टर्म को ध्यान देना मेरी बात को, एक्स स्क्वायर वाला टर्म भी हो, एक्स वाला टर्म भी हो और कांस्टेंट टर्म भी हो, वो एक टाइप में आ गया, ओके। वो एक टाइप, उस ए बी सी नॉट इक्वल टू जीरो को भूल जाओ, खाली इतना याद होगा, एक्स स्क्वायर वाला भी हो, एक्स वाला भी हो, कांस्टेंट टर्म भी हो, ठीक है। उसके बाद दूसरा टाइप में क्या होगा? दूसरा टाइप में एक्स स्क्वायर वाला हो बट एक्स वाला ना हो और कांस्टेंट टर्म हो। और थर्ड टाइप में क्या हो गया? एक्स स्क्वायर वाला भी हो, एक्स वाला भी हो और लेकिन कांस्टेंट टर्म ना हो, ओके। याद रखोगे? बहुत ईजी है। चलो, ये तीसरा टाइप हो गया आपका, ओके, ये हो गया। आप चलो, अब उसके बाद हम लोग अब हम लोग का टॉपिक क्या है, सॉरी, टॉपिक क्या है हम लोग का कि जीरो कैसे निकालते हैं, ठीक है। पॉलिनोमियल का जीरो कैसे निकालते हैं, मेरी बात सुन रहे हो? कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरो कैसे फाइंड करेंगे? जैसे यहाँ पे एक्स का 2 वैल्यू निकला था ना, तो हम लोगों ने इसे पुट करके देखा तो आंसर जीरो आ गया। तो कहेंगे 2 और 3 जो है जीरो है, तो हीट एंड ट्रायल मेथड हो गया। इसको बोलते हैं हीट एंड ट्रायल मेथड, माने पुट करो और निकाल के चेक करते जाओ, जो वैल्यू पे जीरो आएगा तो उसको बोलो जीरो। लेकिन हम लोग पर्टिकुलर वे में निकालना है, तो 9th क्लास में भी पढ़े हो गए, ओके। तो देखो मैं बता रहा हूँ, इसका तीन मेथड हम लोग को पढ़ना है। कितने मेथड पढ़ना है इसमें? जैसे हम लोगों ने इससे पहले वाला चैप्टर पढ़ा था लीनियर इक्वेशन
इनटू वेरिएबल्स, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, तो उसमें भी हम लोगों ने 3 मेथड पढ़ा था। लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसको सॉल्व करने का 3 मेथड हम लोग को पढ़ना है। एक पढ़ना फैक्टराइजेशन मेथड जिसका नाम है गुणनखंड विधि, 9th में हम लोग पढ़े थे, फिर मैं यहाँ रिपीट करूँगा, डोंट वरी, सबको चिंता नहीं करना है। ओके, क्वाड्रेटिक फार्मूला से एक फार्मूला हम लोग को पढ़ना, उस फार्मूला की हेल्प से भी हम लोग जीरो निकाल सकते हैं भाई, अल्फा बीटा का वैल्यू। और तीसरा मेथड है कंप्लीटिंग द स्क्वायर, यानी पूर्ण वर्ग विधि बनाने की विधि, यानी स्क्वायर बना करके हम लोग सवाल बना सकते हैं। 3 मेथड हम लोग को पढ़ना है वर्णन करके। तो पहली बात तो ये कि क्वाड्रेटिक एक क्वेश्चन कई टाइप का हो गया, 3 टाइप का, क्वाड्रेटिक 3 टाइप का हो गया, ये तो ये है। क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने का, यानी कि उसके जीरो निकालने का कितने मेथड हो गए हमारे पास? 3 मेथड हो गया, 3 मेथड हो गए। तीनों मेथड को बारी बारी से हम लोग पढ़ेंगे। पहला मेथड हम लोग को क्या पढ़ेंगे? पहला मेथड, तीनों मेथड इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। पहला मेथड पढ़ेंगे फैक्टराइजेशन मेथड, गुणनखंड विधि। मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूँ। ओके, अच्छा सा आप लोग देखो गौर से। तो ये आपका इंट्रोडक्शन हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ओके, चलो इंट्रोडक्शन हम लोग को यहीं तक रोकते हैं, इस लेक्चर को, इस लेसन को। नेक्स्ट लेसन में हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ते हैं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में, तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय।